तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट और सेकेंड सेमेस्टर का है फर्स्ट पेपर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसका हम लोगों ने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था सिलेबस। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक। अभी हम लोग थोड़ा बेसिक चलेंगे, बेसिक के साथ साथ धीमे धीमे स्विच करते चलेंगे उसी में। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट का नाम है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज। क्या पढ़ेंगे? चार्ज होता क्या है, व्हाट इज द चार्ज। ठीक, चार्ज को समझने के लिए जैसे हम मास समझते हैं किसी भी पार्टिकल का, कोई पार्टिकल है उसका मास होगा, तो ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल की। मान लीजिए दो पार्टिकल हैं, एक दूसरे के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। किसकी वजह से आया ये ग्रेविटेशनल फोर्स? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स, उनके मास की वजह से। किसकी वजह से? मास की वजह से। ठीक है, अगर कोई पार्टिकल है उसके पास दो प्रॉपर्टी हैं। कितनी है? दो। पार्टिकल है तो उसके पास मास भी होगा और चार्ज भी होगा। तो ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। कैसी है? इंट्रिंसिक बोल सकते हैं या इंटरनल बोल सकते हैं। इंटरनल प्रॉपर्टी है ये दोनों। इसका मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी का मतलब इस प्रॉपर्टी की वजह से ही, पार्टिकल की इस प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसको हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। ठीक है, किसकी वजह से आता है? मास की वजह से आता है। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की जिसे हम मास कहते हैं। सिमिलरली हमने और भी इफेक्ट देखे, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कैपेसिटेंस, करंट, ये सारी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आती हैं बिकॉज ऑफ चार्ज। बिकॉज ऑफ चार्ज। अगर चार्ज नहीं होता, ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती पार्टिकल के पास, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमें ना मिलती। ठीक है, तो कोई भी पार्टिकल होगा, अगर उसके पास चार्ज है, जरूरी नहीं कि हर पार्टिकल के पास चार्ज हो। कहने का मतलब ये है, इनिशियली एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने की वजह से जरूरी नहीं कि कोई भी बॉडी हो उस पर चार्ज हो सकता है चार्ज भी हो सकता है ना हो, लेकिन मास जरूर होगा, कुछ मास होगा। अब चार्ज कुछ है कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि एटम है तो इलेक्ट्रॉन होंगे और प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही। तो जाहिर सी बात, दोनों पे चार्ज है, यानी कि एटम पे चार्ज है तो ऑब्जेक्ट पर भी चार्ज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एटम से मिलके बना है। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है टोटल चार्ज प्लस, अगर टू यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस के अंदर उतने ही दो प्रोटॉन होंगे। तो इनिशियली एटम कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगर न्यूट्रल एटम है और उससे ही ऑब्जेक्ट बना है तो ऑब्जेक्ट भी न्यूट्रल होगा। लेकिन मान लीजिए कहीं से उस पर एक चार्ज आ जाता है तो वो चार्ज हो जाता है, यानी कि उस पर कोई एक चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो। तो ये हो भी सकता है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट चार्ज ना हो, और ये भी हो सकता है इनिशियली वो चार्ज हो, बट मास जरूर होगा उसके पास। क्या होगा? मास जरूर होगा। कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिनके पास मास नहीं होते हैं, जिनको हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो अभी हम वो बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे पार्टिकल की बात करना है जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स पर क्या देखते हैं? इफेक्ट देखते हैं। कैसे?
ये इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कैपेसिटेंस, करंट, इंडक्टेंस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कैसा पार्टिकल होता है? ये मोस्टली इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज आती हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, तो वो न्यूक्लियस जब क्या होता है, ब्रेक होता है, तब जाके वो आपका इलेक्ट्रॉन इफेक्ट दिखाता है, जैसे एक्सरे निकलती हैं। ठीक है, तो एक्सरेज क्या होती है, न्यूक्लियस के तोड़ने पर नहीं होती, लेकिन वो इनर मोस्ट ऑर्बिट की के सेल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है। ठीक है ना, तो वैसे ही आप न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो होगा। तो यहाँ पे उन पार्टिकल्स की बात नहीं होगी, यहाँ पे मोस्टली पार्टिकल क्या हम कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे, ये तो चार्ज हो गया चार्ज के बारे में, क्योंकि ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। अब चार्ज टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है? चार्ज टू टाइप का होता है। एक हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एक होगा निगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है। जितना प्रोटॉन पे चार्ज रहता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पे रहता है। ठीक है, अब चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एडिशन। जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? तो यहाँ पे अलजेब्रा, कौन सा अलजेब्रा? स्केलर अलजेब्रा। स्केलर अलजेब्रा का हम यूज करते हैं। किसका? स्केलर यूज। जैसे हम मास को ऐड करते हैं ना, वैसे ही हम चार्ज को ऐड करते हैं। चार्ज जैसे मान लीजिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके। यहाँ पे मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, एक सिस्टम लिया, सिस्टम में ये चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, यहाँ चार्ज है Q3। अब आपने तीन ही चार्ज लिए, इसका मान है -2e, इसकी वैल्यू है Q की -3e, और इसकी है -4e, प्लस का 4e कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल चार्ज अब यहाँ पे विथ साइन लेना है। क्या लेना है? साइन के साथ लेना है। तो -2e लिख दिया, -3e लिख दिया, प्लस का 4e। यही तो है हमारा सिस्टम। इस सिस्टम का जो चार्ज होगा वो हो जाएगा प्लस का e। ये टोटल चार्ज ऐसे ऐड करेंगे हम। वेक्टर एडिशन नहीं लगाते हैं। क्या नहीं लगाते हैं? वेक्टर एडिशन का रूल नहीं लगाते। दूसरा, एडिशन के बाद नेक्स्ट रूल है कि क्वांटाइजेशन। क्या है? क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि आपने चार्ज को छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया। उन्हीं पैकेट्स का यूज करके आप उनको कैलकुलेट करते हैं। उन्हीं पैकेट्स को यूज करके आप कैलकुलेट करते हैं। जैसे बिल्डिंग बनती है, ब्रिक्स होती है, तो ब्रिक्स के बाद उसका सब डिवीजन नहीं करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम जब चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज के छोटे छोटे पैकेट बना लेते हैं। उन पैकेट्स को कहते हैं हम क्या? एक E, 1E। तो वो उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज है। कूलम क्या है? यूनिट ऑफ चार्ज है कूलम। ओके, ये प्लस भी होगा और माइनस, क्योंकि दो तरीके के चार्ज हैं, प्लस और माइनस। जब हम इलेक्ट्रॉन पे कहते हैं तो माइनस हो जाता है, जब हम किस पे? प्रोटॉन पे बात करते हैं तो प्लस हो जाता है। क्वांटाइजेशन में हमने कहा कि ये क्या होता है? उसी फॉर्म में रहेगा। किसके फॉर्म में? ई के फॉर्म में। ई उस पैकेट की वैल्यू है चार्ज की।
यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही हम इफेक्ट देखेंगे इस पूरे चैप्टर में, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही जो भी इफेक्ट आएंगे उनको देखेंगे, तो जाहिर सी बात जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा उसको हम कहते हैं क्वांटा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया क्वांटाइजेशन के लिए। इससे आप निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वैल्यू ऑफ चार्ज पार्टिकल या नंबर ऑफ लिख सकते हो वैल्यू की जगह, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन 1 कूलम, इन 1 कूलम में कितने चार्ज पार्टिकल्स हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको यहां निकाल सकते हैं। तो कितने होंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आपको पता है कैपिटल Q इज इक्वल टू कितना है 1 कूलम। ओके, एन आपको निकालना है, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, एन इज इक्वल टू ई क्यू अपॉन ई, क्यू है 1, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतने नंबर होंगे चार्ज पार्टिकल्स के। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मैं एक पॉजिटिव कूलम पे बात करूंगा तो कितने होंगे, इतने ही प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नेक्स्ट क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन का मतलब है जैसे एनर्जी का कंजर्वेशन है, जैसे कि एनर्जी का कंजर्वेशन है, एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो हर कोई बोलता है ज़्यादातर, और बचपन में जब हम पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं या हम बचपन में पढ़ रहे होते हैं तो आपसे बोला जाता है कि एनर्जी कंजर्व रहती है। कैसे कहा जाता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, तो एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कैसा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है। अब यूनिवर्सल लॉ का मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि चार्ज यूनिवर्सल है, कंजर्व रहता है, यानी कि यूनिवर्स में जब यूनिवर्स स्टार्ट हुआ होगा जितना चार्ज होगा उतना ही हमेशा रहेगा, कम और ज़्यादा नहीं हो सकता। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड हो सकते हैं उसमें, ठीक है, समझ रहे हैं। मान लीजिए आपने 0 चार्ज है इनिशियली, आपने क्या किया 100 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए तो 100 ही प्रोटॉन बन गए, तो टोटल चार्ज फिर भी कितना रहा, 0 ही रहा। इस तरीके से आप चार्ज का कंजर्वेशन करते हैं, यानी कि आप जब कोई सिस्टम लेते हैं तो सिस्टम पहले डिफाइन करना होता है, तो सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहते हैं। अगर मैं पूरी बात करूं तो किसी भी सिस्टम में चार्ज ऑलवेज कंजर्व, चार्ज ऑलवेज कंजर्व in the isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है ना तो किसी दूसरे सिस्टम से वो चार्ज लेगा ना दूसरे सिस्टम को चार्ज देगा, वो उसी सिस्टम की बात करेगा अपने की। ओके, अब जैसे मान लीजिए प्रोटॉन ब्रेक होता है, किसमें, न्यूट्रॉन में ब्रेक होता है, तो एक एंटी इलेक्ट्रॉन जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉजिट्रॉन,
इसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। जस्ट इलेक्ट्रॉन का अपोजिट यानी कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है, एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो होता है। यहाँ पे देखोगे इस पे चार्ज जीरो है, इस पर भी चार्ज जीरो है, तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज प्लस है और प्रोटॉन पे भी चार्ज प्लस है। तो इससे रिएक्शन के दौरान भी चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ओके, वैसे ही यूरेनियम का भी हम देख सकते हैं, वैसे ही यूरेनियम में भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए। चार्ज कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। एक और प्रॉपर्टी है जो बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ही मैक्सवेल और फेमस हुए थे। क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि चार्ज पर रिलेटिविटी का असर नहीं पड़ता है, यानी कि चार्ज मोशन पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन रिलेटिव मोशन कह सकते हो, या मोशन कह सकते हो, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हो। क्या कह सकते हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मास, इसका जैसे मास चेंज होता है, आपने सुना होगा कि फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है, रेस्ट में मास जीरो होता है, लेकिन जब वो मोशन कर रहा हो तो उसके पास कोई मास आ जाता है, कुछ ना कुछ मास आता है। रेस्ट पे फोटोन का मास होने का मतलब जब फोटोन क्रिएट होता है वो रेस्ट पे नहीं रहता है। ठीक है, दूसरा, कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा है, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, तो उसका मास कैसे चेंज होगा। तो मास चेंज होने के लिए हमने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिए, एक ये और एक ये वाला है s प्राइम और ये है s प्राइम जा रहा है v वेलोसिटी से। इसमें ऑब्जेक्ट का मास, आपने कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास आपने कैलकुलेट किया m0, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का मास होगा m, मान लीजिए कितना है m, तो किस में ज़्यादा होगा, इसमें कि इसमें, वो डिपेंड करेगा इस रिलेशन पर। तो रिलेशन आता है m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर लेस देन 1 होता है, और लेस देन 1 से वैल्यू से आप जब डिवाइड करते हो तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वो क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसकी वजह से जब पार्टिकल मोशन में होता है तो उसका मास बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी या इफेक्ट ऑफ मोशन, या हम कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम पर भी ये डिपेंड करेगा मास, बट चार्ज डिपेंड नहीं करता है, ये इस चार्ज की खासियत है। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट, जब चार्ज आ गया तो आपको एक इसकी वजह से फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम नाम देते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सबसे पहले तो चार्ज की पोजीशन यानी कि चार्ज की जो स्टेट है वो क्या होगी, स्टेट ऑफ चार्ज दो तरीके से हो सकती है स्टेट ऑफ चार्ज। एक तो वो रेस्ट पर रहेगा, भाई आवाज चेक कर लेना। आवाज तो आ रही है, आवाज सही आ रही है, चल रहा आ रही है एकदम, हम इसको देखते बहुत कम है इसीलिए। ठीक है, स्टेट ऑफ चार्ज, तो मान लीजिए रेस्ट पर होगा या कैसे होगा, मोशन में होगा। कैसा होगा, मोशन में। मोशन में होगा तो कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी क्या होगी, वेलोसिटी होगी। जब चार्ज रेस्ट पर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी। क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होगा, पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो इसी फील्ड को कहते हैं, इस पूरी ब्रांच को उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक है क्या, इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन कैसा हो, रेस्ट पर हो, यानी कि चार्ज कैसा है, रेस्ट पर हो। जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्रिएट होती हैं, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड।
दोनों फील्ड क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जब रेस्ट की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो फोर्स जो लगेगा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, स्टैटिक है। ये चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो रफ करने पर होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, फ्रिक्शनल चार्ज, फ्रिक्शन के थ्रू, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। एक्चुअली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, तो फ्रिक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है, ये इफेक्ट है चार्ज के कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, स्टेट है ये तो चार्ज की, अब हमने कहा दो चार्ज हैं, कितने चार्ज हैं, दो चार्ज हैं। चार्ज आपके पास, चार्ज है आपके पास Q1 एंड Q2, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, जब दो चार्ज पार्टिकल हो और उनके बीच में आपस में बात हो रही है, यानी कि फोर्स लग रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है, तो वो फोर्स फील करेगा। क्या फील करेगा, फोर्स फील करेगा। इसी फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड करेगा दोनों चार्ज की क्वांटिटी पर, जिसको हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, कूलम्ब्स लॉ। तो अभी पहले ये देखो कि ये दोनों चार्ज हैं, अगर ये दोनों चार्ज Q1 एंड Q2 प्लस प्लस हैं और माइनस माइनस है, तो इनके बीच में रिपल्सन होता है। क्या होता है, ये रेपल करेंगे एक दूसरे को, ईच अदर with same amount of force। इसी फोर्स को कहते हैं रिपल्सन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मान लीजिए दोनों अपोजिट हो, एक प्लस हो दूसरा माइनस, पहला प्लस हो दूसरा माइनस, तो इनके बीच में होता है अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अट्रैक्शन का मतलब है अट्रैक्ट टू ईच अदर विथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, इसी फोर्स के बारे में कूलम्ब्स लॉ कहते हैं सब। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं, एक चार्ज पार्टिकल Q1 है, दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है। ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए होगा हमेशा। किसके लिए होगा, पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए होगा हमेशा, पॉइंट चार्ज पार्टिकल। ये पूछा जाता है कि कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए हम इसको यूज करते हैं। दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है R। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R डिस्टेंस है। तो जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किस पर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा F इज डिपेंड्स ऑन, यानी कि प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, दोनों चार्ज का जो अमाउंट होगा उनके प्रोडक्ट पर, एंड एंटी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, एंड ऑल्सो जिस मटेरियल में रखा है ये दोनों सिस्टम या दोनों चार्ज रखे हुए हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, वो हम देखेंगे। तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया तो हमने क्या लगा दिया, इक्वल, और एक कांस्टेंट लगा दिया K, तो ये हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, दैट इज द फोर्स अकॉर्डिंग टू द कूलम। अब यहां पे
अलग अलग तरीके की ये क्वांटिटीज़ हैं। जैसे चार्ज की, जब हम फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को हम डिफाइन करेंगे, जैसे कि हर एक एक चीज़। पहले तो ये मैग्नीट्यूड में है, केवल मैग्नीट्यूड है। जब हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो हम ये लिखेंगे, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म इसका हम लिखेंगे थोड़ी देर बाद। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, या रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी। तो k की वैल्यू कितनी होगी? k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। और k का मान ये भी होता है 1/4πε0। ओके। अब एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर k की वैल्यू है, k की वैल्यू यहाँ रखोगे, 4π से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, बटे करोगे, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं आप, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है मैटर की, डिपेंड्स ऑन मैटर, यानी कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, किस मैटर में रखा हुआ है उस पर। के भी वही बताता है, मैटर की प्रॉपर्टी बताता है। इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है, कि भाई ये होता क्या है। अब रिलेटिव परमिटिविटी को हम लिखते कैसे हैं? रिलेटिव परमिटिविटी को यहाँ पे इसको हम कैसे लिखते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी को हम लिखते हैं ER, एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन M परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कोई भी मीडियम हो, जैसे वाटर हो गया है, कोई भी मीडियम हो, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका मतलब है अगर आप सिस्टम को किसी और मीडियम में रखोगे तो फोर्स बदल जाएगा, यानी कि फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कम और ज़्यादा हो जाएगी। वो डिपेंड करेगा किस पर? मैटर पर या मटेरियल पर। किस जो सिस्टम है, जो चार्ज है, वो किस मैटर पर रख हैं, किस मटेरियल में है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। ओके, ये फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण है। इसको हम k के इक्वल भी लिखते हैं, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म देखते हैं। क्या देखते हैं? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम फोर्स। कूलम फोर्स वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? F वेक्टर K Q1 एंड Q2 अपॉन R स्क्वायर और R कैप। जो R कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स along the line of joining। दोनों चार्ज को जो लाइन जोड़ रही होती है उसी के अलोंग आप इसकी डायरेक्शन लेते हैं, या तो अवे लेंगे या तो टूवर्ड्स एक चार्ज के। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये Q1 है और ये Q2 है। अगर आप Q1 से Q2 तक ऐसे लेते हैं तो ये R कैप हो गया वेक्टर।
ये क्या डायरेक्शन हो गई, आर कैप की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको लेते हैं। आर कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, या हम आर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर क्यू और वेक्टर आर। हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं। जब हम इस तरीके का फोर्स लेते हैं और फिर हम कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन और अमाउंट ऑफ द फोर्स, तो हमें क्या करना होता है, तो हम एक चीज लेते हैं चार्ज विथ साइन, चार्ज यानी कि Q1 और Q2 को विथ साइन लेंगे। विथ साइन का मतलब है अगर ये निगेटिव चार्ज है तो माइनस के साथ लेंगे, पॉजिटिव है तो प्लस साइन के साथ इनको लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट करेंगे तो अपने आप इनकी डायरेक्शन आपको पता चल जाएगी, आर कैप की डायरेक्शन बदल जाएगी। मान लीजिए दोनों प्लस प्लस हैं, Q1 और Q2 प्लस प्लस हैं, ठीक है, तो प्लस प्लस रखोगे और आर कैप आपका अवे फ्रॉम द है, तो जाहिर सी बात है ये वाला Q1 Q2 पर चार्ज बाहर की ओर लगाएगा, फोर्स लगाएगा कि नहीं। इस तरीके से अगर Q1 प्लस है और Q2 माइनस है तो क्या होगा, माइनस माइनस तो माइनस आर कैप हो जाएगा, और माइनस आर कैप किस डायरेक्शन में होगा, जस्ट अपोजिट। इसका मतलब है Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसमें हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की भी बात करेंगे, ओके। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। कोई दिक्कत होगी तो आप क्या कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, धीमे धीमे हम इसको बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।